session we're going to study about physical properties and the uses of hydrogen. Starting with the physical properties. What are physical properties? Physical means physically, यानी कि apparently उसकी क्या क्या properties हैं, and not chemically, फिजिकली उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं. केमिकली तो वो कि वो किसी कंपाउंड से रिएक्ट कर रहा है और केमिकली क्या न्यू कंपाउंड बना रहा है, ये इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ हुई. बट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ यानी कि फिजिकली अपेरेंटली वो जो चीज़ें कर सकता है जो हमें नज़र आ रहा है अपनी नॉर्मल आई से, वो किसी भी कंपाउंड की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हुई. अब इसको थोड़ा समझते हैं डिटेल में तो और क्लियर होगा. सबसे पहले मैंने क्या बोला, फिजिकली वो कैसा दिखता है. कलरलेस. हाइड्रोजन एलिमेंट को हम देखेंगे तो उसका कोई कलर नहीं होगा, लाइक कोई पिंक, ब्लू, ऑरेंज इस तरीके के किसी कलर का नहीं होगा. इट इज़ प्योरली कलरलेस कंपाउंड. देन इट इज़ ऑर्डरलेस. ऑर्डरलेस मीन्स, ऑर्डर मीन्स कोई स्मेल होना, तो ऑर्डरलेस मीन्स कोई स्मेल ना होना. यानी कि जब हम वाटर को हाइड्रोजन को स्मेल करेंगे तो हमें किसी भी किस्म की ना कोई प्लेजेंट ना कोई जो है बैड स्मेल आएगी. इट इज़ प्योरली ऑर्डरलेस. सही है. देन इट इज़ टेस्टलेस. यानी कि जब हम अगर हाइड्रोजन को टेस्ट करने की कोशिश करें, वैसे तो कभी करने की कोशिश मत करिएगा, बट जो साइंटिस्ट ने जो है इसको जज करने के बाद इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ निकाली हैं वो ये है कि इट इज़ कलरलेस, इट हैज़ नो कलर, इट इज़ ऑर्डरलेस, इट हैज़ नो एनी स्मेल एंड इट इज़ टेस्टलेस. इट डज़ नॉट कंटेन एनी टेस्ट. देन इनसॉल्यूबल इन वाटर. इनसॉल्यूबल, सॉल्युबिलिटी आप लोग समझते हैं कि किसी भी चीज़ का किसी चीज़ में घुल जाना, वो उसकी सॉल्युबिलिटी होती है, तो हम कहते हैं सॉल्युबल. जैसे कि चीनी अगर मैं पानी में डालती हूँ तो वो जब मैं उसे घुमाऊंगी तो वो घुल जाएगी. तो मैं क्या कहूँगी, दैट शुगर इज सॉल्युबल इन वाटर. वेयर एज जब मैं ऑयल पानी में डालूंगी, यानी कि अगर मैं तेल पानी में डाल दूँगी तो मैं कभी भी एक वक्त ऐसा नहीं आएगा कि वो एक सिंगल फेस सिंगल मिक्सचर बना देगा, तेल उसके ऊपर ही रहेगा. ठीक है. तो ऑयल इज़ इनसॉल्युबल इन वाटर. तो सॉल्युबिलिटी यानी किसी चीज़ का किसी चीज़ में डिजॉल्व होकर एक सिंगल फेस फॉर्म कर लेना, जबकि इनसॉल्युबल मीन्स के सॉल्युबल ना होना. सो द हाइड्रोजन, वेन एवर वी ऐड हाइड्रोजन इन वाटर, अगर हम हाइड्रोजन को वाटर में डालेंगे तो वो पूरा सॉल्युबल होकर एक सिंगल फेज नहीं बनाएगा, बल्कि हाइड्रोजन एलिमेंट हमें अलग से नज़र आता रहेगा तैरता हुआ वाटर के अंदर, विच शोज़ दैट इट इज़ इनसॉल्युबल इन वाटर. इसने वाटर के अंदर सॉल्युबल होकर एक सिंगल फेज नहीं फॉर्म किया. देन इट इज़ हाईली इनफ्लेमेबल एंड बर्न्स विद ब्लू फ्लेम. यानी कि जो हाइड्रोजन गैस है ये इनफ्लेमेबल है, यानी कि जब इसके पास मैच बॉक्स तीली जलाएंगे तो ये नहीं कि इस गैस से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, एक फ़ौरन फ्लेम बोलते शोला डेवलप होगा और वो हमेशा किस कलर का होगा, ब्लू फ्लेम. तो वेन एवर ब्लू फ्लेम डेवलप वेन एवर वी मैच स्टिक जब हम जलाएंगे और अगर हम देखेंगे कि ब्लू फ्लेम डेवलप हो रहा है तो हम फ़ौरन जज कर लेंगे कि हाइड्रोजन गैस जो है आसपास कहीं अराउंड है. सो इट इज़ इनफ्लेमेबल. देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1. व्हाट इज़ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज़ बेसिकली द सच प्रॉपर्टी in which the atom or element attract the shared pair of electron towards itself. ये तो इसकी डेफिनेशन थी. अब इसको समझते हैं. यानी कि किसी भी एलिमेंट की, किसी भी एटम की ये सलाहियत कि वो किसी दूसरे एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन को कितना छीन रहा है, कितना छीनने की सलाहियत है. लाइक फॉर सपोज दो लोग हैं, एक कोई मोटा शख्स है, कोई पतला शख्स है, और वो दोनों एक चीज़ को छीन रहे हैं, तो ऑब्वियसली अल्टीमेटली कोई भी चीज़ छीनते वक्त जो हेल्दी शख्स होगा वो उसे छीनने में कामयाब हो जाएगा. ठीक है. तो मैं इस केस में कह सकती हूँ कि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा थी कि उसने वो छीन लिया. सेम है एटम्स के दरमियान होता है कि उनके दरमियान क्या होता है कि जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है वो कामयाब हो जाता है इलेक्ट्रॉन को लेने में, और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पावर कम होती है तो वो कभी भी इलेक्ट्रॉन का शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इटसेल्फ नहीं खींच पाता. तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन की नॉर्मल है 2.1. बहुत सारे कंपाउंड्स ऐसे भी होते हैं जिनकी बहुत हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है कि वो किसी दूसरे एलिमेंट को इलेक्ट्रॉन का शेयर्ड पेयर नहीं लेने देते और अपनी तरफ उसको अट्रैक्ट कर लेते हैं. सो इट इज़ अ टेंडेंसी ऑफ एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टूवर्ड इटसेल्फ. सो हाइड्रोजन डू नॉट हैव much high electronegativity. It is normal, which is 2.1. Now ionization energy, which is 13.5 V electron volt. It is the EV is nothing or simply the unit of ionization potential, which is 13.54 EV for hydrogen. अब समझते हैं ionization potential क्या है. ionization potential क्या है? It is quite relative with the electronegativity, but there is a bit difference, which is आयनाइजेशन एनर्जी वो एनर्जी है जो कि किसी भी एटम
के इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है उसके ग्राउंड स्टेट से किसी भी एटम के इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है उसकी ग्राउंड स्टेट से, वो कहलाती है आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, अब जिसका न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा उसकी आयनाइजेशन एनर्जी भी ज़्यादा होगी। अब ये चीज़ आप लोग जब ट्रेंड्स पढ़ेंगे तो उसमें समझेंगे, यानी कि कोई भी एटम है, ठीक है, उसका न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, ये अलोंग द पीरियड, जब आप पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे ना तो यानी कि जो अलोंग द पीरियड एलिमेंट्स आते जाएंगे उनका न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाएगा। न्यूक्लियर चार्ज जब जिसका जितना ज़्यादा होता है उसके अंदर इतनी टेंडेंसी होती है कि अपने अराउंड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको अपने पास जमा के रखे, छोड़े ना। जिसका न्यूक्लियर चार्ज जितना ज़्यादा होगा वो उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास होल्ड करके रखेगा, जाने नहीं देगा। जबकि आयनाइजेशन एनर्जी क्या है, वो एनर्जी जो कि इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए चाहिए। तो जिसका जितना न्यूक्लियर चार्ज होगा वो उतना टाइटली इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करके रखेगा, और जिसका जितना ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा उसके इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आयनाइजेशन एनर्जी भी उतनी चाहिए होगी, क्योंकि दोनों तरफ से फोर्स लग रही है ना। वो कह रहा है कि मेरे इलेक्ट्रॉन नहीं लो, और वो कह रहा है कि मैं तुम्हारे इलेक्ट्रॉन लेने ही आया हूँ, तो वो उतनी ही ताकत से जो है रिमूव करेगा। तो अलॉन्ग द पीरियड जो होता है वो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है, क्योंकि अलॉन्ग द पीरियड न्यूक्लियर चार्ज उतना स्ट्रॉन्ग होता जाता है। जितना ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज स्ट्रॉन्ग होगा उतना वो इलेक्ट्रॉन को ईजिली नहीं निकलने देगा, अपने पास होल्ड करके रखेगा। तो 13.54 इज़ नॉट दैट हाई अमाउंट ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी, क्योंकि हाइड्रोजन मैंने अभी बताया था कि सबसे पहला एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल का। तो ये पीरियड में सबसे पहले तो इसका न्यूक्लियर चार्ज सबसे कम है, और मैंने क्या बोला, न्यूक्लियर चार्ज जो है वो अलॉन्ग द पीरियड बढ़ता रहता है। आगे वाले पीरियड में जो एलिमेंट आते जाएंगे उनका न्यूक्लियर चार्ज स्ट्रॉन्ग होता रहेगा। इसका न्यूक्लियर चार्ज कम था, जब भी इसका आयनाइजेशन एनर्जी भी कम थी, कम एनर्जी लग रही थी, इजीली निकल गया था इलेक्ट्रॉन। ठीक है, उसके बाद है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, यानी कि बॉन्ड तोड़ने के लिए। डिसोसिएशन मतलब होता है टूटना, डिसोसिएट होना। हाइड्रोजन का बॉन्ड तोड़ने के लिए हाइड्रोजन मैंने अभी बताया कि H2 फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, डाई एटॉमिक फॉर्म, यानी कि कभी भी सिंगल H नहीं आपको मिलेगा। हाइड्रोजन गैस की शक्ल में मिलेगा, विच इज़ H2 डाई एटॉमिक, यानी कि दो हाइड्रोजन है तो इनके दरमियान एक बॉन्ड होता है जिसके थ्रू ये दो एटम्स जुड़े हुए होते हैं। तो इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए, ठीक है, इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए एक एनर्जी चाहिए होती है जिसको बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बोलते हैं। तो हाइड्रोजन की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी 104 किलो काल पर मोल होती है, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं है। तो यानी विच शोज़ कि इनका बॉन्ड इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। देन लिक्विफाइज, यानी कि लिक्विफिकेशन एट किस टेम्परेचर पे हाइड्रोजन लिक्विफाई हो जाएगा, गैशियस स्टेट में। तो अगर लिक्विफाई करना है तो हम -252 डिग्री सेल्सियस अगर देंगे तो ये लिक्विफाई यानी कि गैशियस स्टेट से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। देन है फ्रीजिंग पॉइंट, यानी किस टेम्परेचर पे हाइड्रोजन फ्रीज होगा, यानी क्या टेम्परेचर हम देंगे कि हाइड्रोजन फ्रीज हो जाएगा, यानी कि गैशियस फॉर्म से सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, विच इज़ -259 डिग्री सेल्सियस। यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो हाइड्रोजन का ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू लिक्विफिकेशन। ये कॉमन सी बात है कि गैस से लिक्विड में आए फिर लिक्विड से सॉलिड में आए ना, तो पहले 252 दिया, देन अब हम चाह रहे हैं कि वो मज़ीद सॉलिडिफाई हो जाए, फ्रीज़ हो जाए, तो हम मज़ीद टेम्परेचर लो करेंगे -259, देन वो जाके फ्रीज़ होगा। दिस वॉज ऑल अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ हाइड्रोजन, दैट इट इज़ कलरलेस, ऑर्डरलेस, टेस्टलेस। सबसे पहले हमने पढ़ा देन इनसॉल्युबल इन वाटर, कि वाटर में सॉल्युबल नहीं होता। हाईली इनफ्लेमेबल, यानी कि बर्न्स विद ब्लू फ्लेम, हम मैच स्टिक दिखाएंगे तो इट एवरी टाइम बर्न्स विद द फ्लेम विच इज़ ऑफ ब्लू कलर। देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पावर इज़ नॉट दैट मच हाई, विच इज़ 2.1। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैंने अभी बताया कि व्हाट इज़ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। आयनाइजेशन पोटेंशियल 13.54 EV। ए बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी 104 किलो काल पर मोल, यानी कि बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है। उसके बाद लिक्विफिकेशन किस टेम्परेचर पे लिक्विफाई होगा, -252। फ्रीज यानी कि किस टेम्परेचर पे जमेगा। फ्रीज़र का टेम्परेचर जितना लो होता है उतनी ज़्यादा बर्फ़ जमती है ना, तो हम और टेम्परेचर लो करेंगे, यानी कि -259 डिग्री सेल्सियस करेंगे तो उस टेम्परेचर पे वो फ्रीज़ हो जाएगा। देन वी हैव यूजेस ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि उस कहाँ कहाँ ये हाइड्रोजन यूज़ होता है हमारी सोसाइटी में, हम कहाँ कहाँ इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि एलिमेंट तो है, ऐसे ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा, उसके कुछ यूजेस हैं जो कि हमारी सोसाइटी में कॉमनली यूज़ होता है।
सबसे पहले है फर्टिलाइज़र्स, यानी कि हाइड्रोजन को हम फर्टिलाइज़र्स के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। फर्टिलाइज़र्स आप सबको पता है जिसको खाद बोलते हैं, यानी कि जो ज़मीन की फर्टिलिटी यानी कि ज़रखेज़ी बढ़ाने के लिए जो हम फर्टिलाइज़र्स डालते हैं। ज़रखेज़ी यानी कि जो बंजर ज़मीन होती है वहाँ कोई भी क्रॉप वगैरह नहीं उग सकती, यानी कि कोई भी फार्मिंग का काम नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि वो ज़मीन बंजर है। अब उस ज़मीन को अगर हमें ज़रखेज़ बनाना है तो हम वहाँ क्या करते हैं, फर्टिलाइज़र्स डालते हैं ताकि उसकी फर्टिलिटी इंक्रीज़ हो जाए और वहाँ पे फार्मिंग वगैरह का काम हो सके और क्रॉप वगैरह उग सकें। तो ये जो हाइड्रोजन है ये इट इज़ वन ऑफ द वेरी गुड फर्टिलाइज़र के तौर पे यूज़ होता है टू इंक्रीज़ द फर्टिलिटी ऑफ लैंड, ठीक है। सबसे पहला यूज़ इसका ये। देन वेजिटेबल घी, इट इज़ यूज टू प्रोड्यूस डिफरेंट वेजिटेबल घी। Then it is used to form bulb filaments. What are bulb filaments? आप सबने बल्ब देखा होगा, इस तरीके का होता है और उसके बीच में इस तरीके की एक चीज़ होती है। सो ये जो होता है ये कहलाता है फिलामेंट। तो ये जो बल्ब के जो फिलामेंट फॉर्म होते हैं ये डिफरेंट जो है एलिमेंट से फॉर्म होते हैं, जिनमें से एक हाइड्रोजन भी है जो कि डिफरेंट बल्ब फिलामेंट्स फॉर्म करने में काम आता है। उसके बाद है प्योरीफिकेशन ऑफ मेटल्स, हाइड्रोजन इज ऑल्सो यूज टू प्योरीफाई डिफरेंट मेटल्स। उसके बाद वेदर बैलून्स, डिफरेंट बैलून्स होते हैं जिनमें हम हाइड्रोजन गैस फिल करते हैं, तो इट इज ऑल्सो यूज टू फिल डिफरेंट बैलून, वेदर बैलून्स। प्रिपरेशन ऑफ केमिकल्स, डिफरेंट केमिकल्स हाइड्रोजन की मदद से प्रिपेयर होते हैं क्योंकि हाइड्रोजन हैज़ अ ग्रेट टेंडेंसी टू कंबाइन विद डिफरेंट एलिमेंट्स टू फॉर्म डिफरेंट कंपाउंड्स। एग्जांपल दी हुई है कि जब नाइट्रोजन से हाइड्रोजन फॉर्म होगा सो इट फॉर्म अमोनिया, एंड जब हाइड्रोजन C&O से फॉर्म कंबाइन होता है वैसे तो डिफरेंट कंपाउंड्स बनाते हैं। यहाँ इन्होंने एग्जाम्पल दे दी मिथाइल एल्कोहल, CH3 इज कॉल्ड मिथाइल वेयर एज OH इज कॉल्ड एल्कोहल एंड द होल कंपाउंड इज कॉल्ड मिथाइल एल्कोहल। देयर आर मैनी मच कंपाउंड्स which are formed by the help of hydrogen, but here are some examples to get an idea. It is also used as a fuel. अच्छा, अब एक और यूज़ है हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन इज यूज टू फॉर्म हाइड्रोजन टॉर्च। नाउ व्हाट इज हाइड्रोजन टॉर्च एंड व्हाट इज इट्स यूज? हाइड्रोजन टॉर्च इज बेसिकली यूज फॉर द कटिंग एंड वेल्डिंग प्रोसेस। आप सबको पता है वेल्डिंग क्या होता है, डिफरेंट जो वेल्डिंग प्रोसेस में यूज़ होता है। अच्छा, अब वेल्डिंग करने के लिए आपको पता है कि बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर चाहिए कट करने के लिए भी और वेल्ड करने के लिए भी। तो कहना है कि इस हाइड्रोजन गैस का जो टेम्परेचर होता है हाइड्रोजन टॉर्च का वो 4000 डिग्री सेल्सियस तक रीच करता है। ज़ाहिर है जब अगर हमें कटिंग करनी है किसी मेटल की तो आपने देखा उसके लिए बहुत हाई टेम्परेचर चाहिए होता है, तो वो कितना होता है मैक्सिमम 4000 डिग्री सेल्सियस। और वेल्डिंग और कटिंग दोनों प्रोसेस में ये हाइड्रोजन टॉर्च यूज़ होती है। सो यूज एज अ हाइड्रोजन टॉर्च, यूज एज अ फ्यूल, used to prepare different chemicals for the sake of different purposes or different uses, used to fill different balloons, purification of metals, bulb filaments में hydrogen use होता है, vegetable ghee and fertilizers to increase the fertility of land. Thank you. This was all about the physical properties and the uses of hydrogen. Thank you.